हेलो एथलीट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एथलीट्स फ्यूल में। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर के टॉपिक मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में। हम जानेंगे मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है और इसको कंडक्ट करने के लिए कौन सी टेस्ट बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में हम ये भी जानेंगे खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट क्या होता है और सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th के फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन नोट्स को भी आप एक बार जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोटर फिटनेस क्या होता है। किसी एथलीट या खिलाड़ी द्वारा किसी स्पोर्ट्स इवेंट में अच्छा परफॉर्म करने की कैपेसिटी को मोटर फिटनेस कहा जाता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में समझा जाए, किसी इंडिविजुअल द्वारा फिजिकल मूवमेंट या एक्टिविटी को अच्छे से करने की क्षमता को मोटर फिटनेस कहा जाता है। और ये अच्छे से करने के लिए उसे कुछ फिटनेस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर और एजिलिटी जैसे कंपोनेंट किसी मूवमेंट को अच्छे से करने में मदद करते हैं। और इन कंपोनेंट को चेक करने के लिए मींस इनकी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। उसे बोलते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट। खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट भी मोटर फिटनेस टेस्ट है। और साथ ही साथ सीबीएसई क्लास 11-12 फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको मोटर फिटनेस टेस्ट ही परफॉर्म करना होता है। स्क्रीन पर दिख रहे टेस्ट बैटरीज में से आपको एक्सटर्नल 4 या 5 टेस्ट को करने के लिए कह सकते हैं। अगर उनकी मर्जी है तो वो इन सभी टेस्ट बैटरीज को भी करवा सकते हैं। ये बात हो गई प्रैक्टिकल एग्जाम की। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थ्योरी पेपर में आए तो आपको इन टेस्ट को 5 हेडिंग के अंदर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड को चेक करने के लिए। पहला टेस्ट 50 मीटर स्प्रिंट या फिर 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट स्प्रिंट या फिर डैश। इस टेस्ट का पर्पस है सब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करना। और इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, मेजरिंग टेप, जिससे कि हम 50 मीटर डिस्टेंस को मार्क कर सकें। और टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए होगा स्टॉप वॉच। और गो की कमांड हम अपने मुंह से भी दे सकते हैं या फिर विसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्लैपर आता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसके प्रोसीजर या एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट की बात करें तो 50 मीटर डिस्टेंस पे हमें 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इनमें से किसी भी एक लाइन को हम स्टार्टिंग लाइन मान लेते हैं और सब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे जाकर खड़े हो जाएं। इस टेस्ट में स्टैंडिंग स्टार्ट ही अलाउ है, हम इसमें ब्लॉक स्टार्ट नहीं दे सकते हैं। रेस को जो स्टार्ट करते हैं उन्हें कमांडर या फिर स्टार्टर बोला जाता है। वो कमांड देते हैं आर यू रेडी एंड गो। जब वो गो की कमांड देते हैं तभी सब्जेक्ट रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और उसी समय स्टॉप वॉच को भी चालू कर दिया जाता है। और ये बात ध्यान रखने वाली है, जब गो की कमांड दी जाती है तो स्टार्टर को अपने हाथ को डाउनवर्ड स्वीप करते हुए लेकर आना है, जिससे कि दूर खड़े टाइम कीपर को ये पता चल जाए कि रेस स्टार्ट हो चुकी है और वो अपने स्टॉप वॉच को चालू कर दें। अगर हमारे पास 2 स्टॉप वॉच हैं तो एक साथ हम 2 रनर को दौड़ा सकते हैं। अगर इसके स्कोरिंग की बात की जाए तो सेकंड में टाइम को नोट किया जाता है और नियरेस्ट 10th ऑफ सेकंड तक टाइम को नोट करना चाहिए। यानी कि सेकंड के बाद 2 डेसिमल तक हमें टाइम को नोट करना चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसेन बोल्ट के पास है और उन्होंने ये 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकंड में तय की। यानी कि 9 सेकंड के बाद 0.58 यानी 2 डेसिमल तक हमने वैल्यू ली है। इसी तरह से 50 मीटर डैश की भी हमें टाइमिंग को नोट करना चाहिए। अगली टेस्ट बैटरी है 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट। मैंने एक वर्ड टेस्ट बैटरी इस्तेमाल किया है। टेस्ट बैटरी का मतलब होता है अगर किसी टेस्ट के अंदर एक से ज्यादा टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें टेस्ट बैटरी बोला जाता है। और इस टेस्ट का पर्पस होता है
सब्जेक्ट की एंडोरेंस को मेजर करना। एंडोरेंस का मतलब होता है टू वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, मतलब कि कोई व्यक्ति फटीग में होने के बावजूद यानी थके होने के बावजूद वो उस काम को कितने लंबे समय तक कर सकता है। इस टेस्ट को कराने के लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत होगी, मेजरिंग टेप, जिससे कि हम 600 मीटर ट्रैक को मार्क कर सकें, और स्टॉप वॉच की। अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो इसका प्रोसीजर भी 50 मीटर डैश की तरह से ही होता है, बस फर्क इतना है कि इसमें हमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, यानी कि 600 मीटर डिस्टेंस को कवर करना होता है। पहले स्टूडेंट को बोला जाएगा कि वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे जाकर खड़े हो जाएं। इसके बाद कमांडर आके चेक करेंगे और उन्हें 50 मीटर में जैसे हमने कमांड दिया था वैसे ही गो की कमांड दी जाएगी। गो की कमांड पर स्टूडेंट रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसी समय स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और स्टूडेंट को कोशिश करना है कि कम से कम समय में वो इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करें। अगर कोई स्टूडेंट रनिंग नहीं कर पाता है तो वो चाहे तो इस डिस्टेंस को वॉकिंग कर भी कवर कर सकता है, और अगर यदि वो चाहे तो कुछ दूर रनिंग, कुछ दूर वॉकिंग, देन रनिंग, देन वॉकिंग, ऐसे कर भी वो इस 600 मीटर डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इस टेस्ट में कई स्टूडेंट को एक साथ एक टाइम में रनिंग करने के लिए अलाउ किया जा सकता है। अगर हमारे पास 2 स्टॉप वॉच हैं तो हम 2 पार्टिसिपेंट्स को रनिंग करने के लिए अलाउ करेंगे। अगर इसकी स्कोरिंग की बात करें तो स्कोरिंग इसकी मिनट और सेकंड में की जाती है। अगली टेस्ट बैटरी है सिट एंड रीच टेस्ट। इस टेस्ट को सबसे पहली बार ईयर 1952 में वेल्स एंड डिलन द्वारा लोगों के सामने लाया गया, और इस टेस्ट को करने का पर्पस था हिप रीजन, लोअर बैक रीजन और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को जानना। और इसको करने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है सिट एंड रीच बॉक्स की। अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट को अपने शूज और सॉक्स निकालकर लॉन्ग सिटिंग की पोजीशन में बैठ जाना है। लॉन्ग सिटिंग की पोजीशन होती है जैसे कि योग में हम पश्चिमोत्तान आसन लेते हैं, उस तरह की पोजीशन में बैठ जाना है। और अब अपने दोनों पैरों के तलवे जो होते हैं उसे सिट एंड रीच बॉक्स के अगेंस्ट लगा देना है। और जब ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये बात ध्यान रखना है कि पैरों के घुटने जो है ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए, घुटने लॉक होने चाहिए और ये फ्लोर के पैरेलल होने चाहिए। अब हमें अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को ओवरलैप करना है जिससे कि दोनों हाथों की फिंगर्स बराबर आ जाएं। अब इस हाथ को सिट एंड रीच बॉक्स के टॉप पे जहां पर रूलर यानी कि जहां पे मेजरिंग टेप लगा हुआ है वहां पर रख देना है। अब बिना जर्क दिए धीरे धीरे अपने ट्रंक को फ्लेक्सिबल करके और आर्म को एक्सटेंड करते हुए धीरे धीरे आगे जाना है, और फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद 2 सेकंड तक होल्ड करना है। इस पोजीशन को नोट कर लिया जाएगा। जितनी भी दूरी आपने कवर की है उसे सेंटीमीटर या इंचेस में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं इस टेस्ट के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इस टेस्ट का एडवांटेज है ये इजी है, सिंपल है और आसानी से हम फ्लेक्सिबिलिटी को जान लेते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इस टेस्ट से केवल ट्रंक रीजन यानी कि हिप रीजन, हैमस्ट्रिंग रीजन, इसी रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी को केवल ये बताता है, बाकी किसी और रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी को ये नहीं बताता है। अगला टेस्ट है पार्शियल कर्ल अप। इस टेस्ट का पर्पस है सब्जेक्ट के एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ एंडोरेंस को मेजर करना, और इसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत होगी क्लीन कुशन सरफेस या फिर योगा मैट, और स्कोर को रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए होगा पेन और पेपर। अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट को सुपाइन लाइन में यानी कि पीठ के बल उसे क्लीन और कुशन सरफेस पे लेट जाना है। उसके बाद अपने नी को फ्लेक्स करके हिप की तरफ लेके आना है। इसके हिप और फीट के बीच में लगभग 12 इंच यानी कि 1 फुट का गैप होना चाहिए। इस समय उसके हाथ एक्सटेंडेड पोजीशन में या तो थाई पे या बॉडी के साइड में रेस्ट कर सकते हैं, और नेक जो है न्यूट्रल यानी नॉर्मल पोजीशन में होगी। ये हो जाती है स्टार्टिंग पोजीशन। इसके बाद कमांडर आके गो की कमांड देंगे, तब सब्जेक्ट को एक रिदमिक मूवमेंट में अपने शोल्डर को ऊपर उठाना है और लगभग 2 इंच ऊपर उठाने के बाद वो वापस चले जाएंगे। ये हो जाता है एक कंप्लीट कर्ल अप।
इस कंप्लीट कर्ल अप को करने में, यानी कि एक कर्ल अप को करने में लगभग 3 सेकंड का टाइम लगता है, यानी लगभग 1.30 सेकंड लगता है अप होने में और इतना ही टाइम लगता है डाउन होने में। अब इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट इस टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, मींस इस एक्शन को कंटिन्यू दोहराएंगे जब तक कि या तो वो एग्जॉस्टेड हो जाएं या अपने रिदम को मेंटेन ना कर पाएं। जितना भी कर्ल अप किया जाएगा उस स्कोर को रिकॉर्ड कर लेना है, और किस स्कोर को रिकॉर्ड नहीं करना है इसको भी ध्यान दे लीजिए। अगर सब्जेक्ट अपने शोल्डर को सरफेस से लगभग यानी कम से कम 2 इंच अगर ऊपर नहीं उठा पाते हैं तो उस स्कोर को रिकॉर्ड नहीं करना है। और इस टेस्ट के एडवांटेज की अगर बात करें तो इजी है, सिंपल है और एक साथ कई स्टूडेंट का हम टेस्ट एक बार में ले सकते हैं। अगला टेस्ट है पुशअप फॉर बॉयज। इस टेस्ट का पर्पस है सब्जेक्ट की अपर बॉडी स्पेशली शोल्डर और आर्म्स की स्ट्रेंथ एंडोरेंस को मेजर करना, और इसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत होगी, योगा मैट, और स्कोर को रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए होगा पेन और पेपर। अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो सब्जेक्ट को अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद उसे सरफेस पे पुशअप पोजीशन ले लेना है, यानी कि उसे उसकी बॉडी वेट को दोनों हाथ पर और फीट पर रखना है। इस समय दोनों हाथों के बीच में शोल्डर ब्रेथ का गैप होना चाहिए और उसकी एल्बो फुल्ली एक्सटेंडेड होनी चाहिए और अपर बॉडी और लेग्स जो है एक लाइन में होने चाहिए। ये हो गया उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। जैसे ही उसे कमांड मिलती है परफॉर्म करने के लिए, वो अपनी बॉडी को पहले एल्बो को फ्लेक्स करते हुए अपनी बॉडी को नीचे ले जाएगा। वो चाहे तो अपनी चेस्ट को भी ग्राउंड से टच कर सकता है। इस समय एल्बो के बीच में लगभग 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद सब्जेक्ट वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। ये हो गया कंप्लीट 1 पुशअप। इस तरह सब्जेक्ट को इस एक्शन को रिपीट करना है, कंटिन्यू करना है जब तक कि वो एग्जॉस्टेड ना हो जाए या अपने रिदम को ना तोड़ दे। जितनी सही पुशअप वो करता है उस स्कोर को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, यही उसका स्कोर होगा। अगला टेस्ट है मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। इस टेस्ट में भी पुशअप ही करना होता है, लेकिन गर्ल्स के पुशअप करने के तरीके में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसके पर्पस और इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट बॉयज की तरह से ही सेम है। अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट को अच्छी तरह से वार्म अप कर लेना है, उसके बाद उसे सरफेस के ऊपर पुशअप पोजीशन ले लेना है, यानी इस समय सब्जेक्ट का बॉडी वेट उसके दोनों हाथों पर और नीज के ऊपर रहेगा। इस समय उसके दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ का गैप होगा, एल्बो फुल्ली एक्सटेंडेड होगा, उसकी अपर बॉडी और हिप और नीज जो है एक लाइन में होने चाहिए। ये हो गया उसका स्टार्टिंग पोजीशन। और कमांडर की गो की कमांड पर वो अपने एल्बो को फ्लेक्स करेंगे और अपने चेस्ट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस समय उसके एल्बो में लगभग 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इसके बाद डाउन होने के बाद उन्हें अपनी पुरानी पोजीशन में जाना है। उसके लिए उसे एल्बो को फुल्ली एक्सटेंड करना होगा और बॉडी ऊपर चली जाएगी। ये हो गया कंप्लीट 1 पुशअप। और इस एक्शन को सब्जेक्ट को रिपीट करना है, कंटिन्यू करना है जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए या फिर अपने रिदम को ब्रेक ना कर दें। सब्जेक्ट द्वारा जितना भी पुशअप ठीक तरीके से किया जाएगा उसे एज ए स्कोर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अगला टेस्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इस टेस्ट का पर्पस है सब्जेक्ट के लेग की एक्सप्लोजिव पावर को मेजर करना, और इसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत होगी लॉन्ग जंप पिट और स्टील टेप की। अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो ग्राउंड पर एक टेक ऑफ लाइन को ड्रॉ कर देना है और सब्जेक्ट उस टेक ऑफ लाइन के पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे। सब्जेक्ट अपने दोनों आर्म्स को स्विंग करके और नीज को बेंड करके ग्राउंड से मैक्सिमम पावर को जनरेट करेंगे। उसके बाद वो लॉन्ग जंप पिट में जंप लगा देंगे। और इसके लिए सब्जेक्ट को 3 ट्रायल दिए जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट वाले को रिकॉर्ड करना है। अगर इसकी स्कोरिंग की बात की जाए तो जनरली टेक ऑफ लाइन से हील की दूरी को नोट किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर सब्जेक्ट पीछे की ओर गिर गया है, उसका कोई बॉडी पार्ट्स अगर टेक ऑफ लाइन के पास है तो उसे नोट कर लिया जाएगा। इसका मेजरमेंट फीट और इंचेस के अंदर किया जाता है। अगला टेस्ट है 4x10 मीटर शटल रन। इस टेस्ट का पर्पस होता है सब्जेक्ट की एजिलिटी को मेजर करना। एजिलिटी का मतलब होता है सब्जेक्ट कितनी तेजी से अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाता है। और अगर इसके लिए इक्विपमेंट की बात की जाए तो एक सब्जेक्ट के लिए 2 वुडन ब्लॉक की जरूरत होगी।
वुडन ब्लॉक का मेजरमेंट होगा 10 इंटू 5 सेंटीमीटर और दो पैरेलल लाइन जो 10 मीटर की दूरी पे हो, प्लेन सरफेस पे मार्क हो, इसकी जरूरत होगी। साथ में चाहिए होगा स्टॉप वॉच, विसिल और मेजरिंग टेप। अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो 10 मीटर की दूरी पर दो पैरेलल लाइन को मार्क कर देना है और इनमें लाइन की लेंथ जो है 3 मीटर होगी और इनमें दोनों लाइन में से किसी एक लाइन को स्टार्टिंग लाइन मान लेना है। उसके पीछे जाके सब्जेक्ट खड़े हो जाएंगे और उसके अपोजिट वाली लाइन पे दोनों वुडन ब्लॉक को प्लेस कर देना है। अब जैसे ही सब्जेक्ट को गो की कमांड मिलती है वो दौड़ कर जाते हैं और एक वुडन ब्लॉक को उठाकर लाते हैं और स्टार्टिंग लाइन पर रख देते हैं। फिर वो वापस दौड़ कर जाते हैं और दूसरे वुडन ब्लॉक को लाकर वापस रख देते हैं और लाइन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट दोनों वुडन ब्लॉक रखने के बाद लाइन को क्रॉस करते हैं, स्टॉप वॉच को रोक दिया जाता है और टाइम को नोट कर लिया जाता है। इसमें टाइम को सेकंड में नोट किया जाता है और सेकंड के बाद 2 डेसिमल तक टाइम को नोट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। और मेरा ये एफर्ट आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।